हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 3 अपवाह तंत्र। एनसीईआरटी सार संग्रह है आपका घटना चक्र का सार संग्रह है। घटना चक्र का ये सार संग्रह है एनसीईआरटी का, जिसमें जो है आप एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 12 तक की नई और पुरानी पुस्तकों के अंतर्गत निम्नलिखित पुस्तकों में यह पाठ सामग्री समाहित है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। कक्षा 9, 11 और 12 नई और पुरानी, नई और पुरानी। पुस्तक का नाम है समकालीन भारत भौतिक पर्यावरण भारतीय सामान्य भूगोल। अध्याय का नाम है अपवाह तंत्र, ऊंचावच एवं अपवाह। तो अध्याय हम लोग देखेंगे, अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, भारतीय अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, हिमालयी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। चलिए, पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ पढ़ेंगे, कृष्णा, द्रोणी, कावेरी पढ़ेंगे, और हिमालयी अपवाह तंत्र का विकास पढ़ेंगे। इसमें और भी है जो पढ़ेंगे। हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ पढ़ेंगे, पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विकास कैसे हो ये पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियाँ क्या है ये पढ़ेंगे। नर्मदा द्रोणी पढ़ेंगे, तापी द्रोणी, गोदावरी द्रोणी और महानदी द्रोणी पढ़ेंगे। नदी बहाव प्रवृत्ति में आपका नदी जल उपयोग की सीमा, नदियों की अर्थव्यवस्था में महत्व पढ़ेंगे। नदी प्रदूषण पढ़ेंगे, झील पढ़ेंगे। अध्याय स्मरणिका और वस्तुनिष्ठ खंड यानी कि MCQ भी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। इस अपवाह तंत्र से जो भी MCQ होगा उसको लास्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। अपवाह तंत्र जो है ड्रेनेज सिस्टम। अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। हम सभी ने वर्षा ऋतु में बहती नदियाँ, नाले व वाहिकाएँ देखी है। हम सभी जो है वर्षा ऋतु में बहती नदियाँ यानी कि बहती जो नदियाँ है उसको देखते हैं, नाले और वाहिकाएँ देखी है, जो अतिरिक्त जल को बहाकर ले जाती है। जो अतिरिक्त जल को क्या करती है तो बहाकर ले जाती है। वर्षा ऋतु में जो अतिरिक्त जल होती है उसको बहाकर ले जाती है। अगर ये वाहिकाएँ ना होती तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती। अगर ये जो है वाहिकाएँ ना होती तो बड़े पैमाने पर क्या हो जाती तो बाढ़ आ जाती। जैसे नाले नहीं होते, नाले नदियाँ ये सब नहीं होते तो क्या होती कि नहरें, ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती तो क्या होता कि बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती, क्योंकि बारिश होती और पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तो क्या हो जाता कि पानी जो वहीं का वहीं रह जाता, जैसे बाढ़ आ जाती। जैसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ पर जो है निकलने के लिए निकासी नहीं है, निकासी सिस्टम यानी ड्रेनेज सिस्टम जो है बढ़िया नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर 1 घंटा या 2 घंटे मूसलाधार अगर बारिश हो जाती है तो पूरा पानी लग जाता है। दिल्ली है, पटना है, ऐसे बहुत सारे इस देश में, हमारे देश में जो है स्थान है जहाँ पर बारिश के मौसम में पूरा रोड पर, सड़कों पर पूरा पानी लग जाता है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया नहीं है, यानी कि निकलने वाली रास्ते सही नहीं हैं। तो वही उसी के बारे में बात कर रहा है कि अगर ये वाहिकाएँ ना होती तो बड़े पैमाने पर क्या आ जाती, बाढ़ आ जाती है। जहाँ ये वाहिकाएँ अवरुद्ध या अस्पष्ट हैं, यानी कि जहाँ ये वाहिकाएँ अवरुद्ध या अस्पष्ट है वहाँ बाढ़ का आना जो है एक समान परिघटना है। यानी कि जिस जगह पर ये वाहिकाएँ यानी नदी, नाले, नहरें ये सब अवरुद्ध है यानी कि बंद है, वहाँ पर क्या होगा कि पानी जमा होगा ही, क्योंकि निकलने का रास्ता नहीं है पानी का। या अस्पष्ट है, अस्पष्ट है, जैसे बिहार में कोसी नदी है, बाढ़ आता ही आता है क्योंकि अस्पष्ट है। तो ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पर जो या तो अवरुद्ध है या अस्पष्ट है, जिसके कारण क्या होता है कि बाढ़ का आना एक समान परिघटना बन जाती है उस क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं, यानी कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। यानी कि निश्चित वाहिकाएँ हैं, यानी कि नदी हैं, नाले हैं, नहरें हैं, और वो जो है एकदम मतलब क्या है कि अवरुद्ध नहीं है, एकदम स्पष्ट है। तो जिससे क्या होता है कि जब भी बारिश होता है तो उन नाले के माध्यम से, उन नहरों के माध्यम से, उन वाहिकाओं के माध्यम से क्या होता है कि पानी जो है बहकर नदी से होते हुए समुद्र में चला जाता है अंत में। इस तरह क्या होता है कि उस क्षेत्र में क्या होता है कि बाढ़ नहीं आती है। तो इसी को जो है अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जल को अपवाह तंत्र कहा जाता है, और इन वाहिकाओं के जाल को, यानी कि ये जो जाल हैं इन जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है, यानी सिस्टम है। एक जिले में बहुत सारे नहरें, नाले, नदियाँ होती है। एक राज्य में बहुत सारे नहरें होती है, नदियाँ भी होती हैं, तो नाले भी होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि एक इन सब का एक जाल बना होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं, यानी पूरा सिस्टम हो गया। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम है।
यानी कि ये कह रहा है कि किसी भी क्षेत्र का अपवाह तंत्र जो है पूरा सिस्टम है। जैसे कि आपका ये गंगा नदी है, इधर से कोई नदी आ रही है, फिर इधर से कोई नदी आ रही है, इधर से 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 आ रही है, इधर से, इसमें नहरें हैं, नाले हैं, इसमें इसमें ऐसे, तो क्या हुआ कि ये पूरा क्या हुआ आपका सिस्टम बना हुआ है। तो इसी के बारे में कह रहा है कि किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भू वैज्ञानिक यानी भू वैज्ञानिक समयावधि यानी कि कितने समय से है, वहाँ की चट्टान की प्रकृति क्या है, उसकी संरचना क्या है, स्थलाकृति कैसी है, यानी ऊबड़ खाबड़ ज़्यादा ऊंची नीची है या कि एकदम समतल है, कि मतलब क्या है कि एक तरफ से ऊंची है, दो तरफ से ऊंची है, बीच में मतलब ढलान वाली है, या किस तरह की है। तो ये स्थलाकृति, ढाल है, बहते जल की मात्रा यानी वहाँ पर बहते हुए जल की मात्रा कितनी है ये भी निर्धारित करती है। बहाव की अवधि का परिणाम है, और जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम क्या है, तो वहाँ का क्या है अपवाह तंत्र जो है इन सभी चीज़ों पर निर्भर करता है। चलिए हम लोग आगे अब पढ़ते हैं। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, यानी कि अपवाह शब्द जो है एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। यानी कि कोई भी एक इलाका हो गया, मान लीजिए ये इलाका हो गया, एक जिला हो गया, उस जिले में एक जो नदी है, मान लीजिए नदी है नदी, तो इस नदी में जो है उस जिले के क्या होगा कि नाले नहरें ये सभी क्या होकर आकर क्या बोलती है मिली होती है। और क्या होता है कि जब भी बारिश होगी तो उन नाले और नहरों के माध्यम से पानी जो है उस नदी में जाएगी, और नदी से होते हुए वो आगे दूसरे जगह पर चली जाएगी, तो क्या होगा कि वहाँ पर बाढ़ की संभावना कम रहती है। तो वही बोल रहा है कि अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, यानी कि नदी का सिस्टम कैसा है इसकी व्याख्या क्या करता है, अपवाह शब्द करता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं, और विभिन्न धाराओं से क्या होता है उस नदी में छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। यानी कि क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि विभिन्न धाराएं हैं चारों तरफ से ऐसे धारा आकर, और क्या हुआ कि इसमें आकर ऐसे मिल गई, तो क्या हुआ कि आकर जब एक जगह पर मिलती है ऐसे, तो क्या हुआ कि ये नदी का निर्माण करती है। तो वही यहाँ पर ये बात कर रहा है। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। और अंततः इनका निकास कहाँ होता है, इनका निकास जो किसी बड़े जलाशय में होगा, जैसे झील हो गया या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण कैचमेंट एरिया कहते हैं। एक नदी जो है विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया कहा जाता है। एक नदी जो है विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र यानी क्षेत्र कैचमेंट एरिया कहा जाता है। यानी विशिष्ट क्षेत्र से एक नदी जो है, यानी कि एक नाली की नदी है, ये गंगा नदी है, और ये नदी जो है आपका आपका यूपी से होते हुए बिहार में आपका आती है। तो क्या हुआ कि यहाँ के विशिष्ट क्षेत्र से जो है अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट क्षेत्र कहा जाता है। जहाँ पर यूपी में जितनी भी नदियाँ छोटी छोटी नदियाँ ये आकर इसमें मिल जाती है, और क्या होता है कि ये नदियाँ जो है गंगा में मिल जाती है, और गंगा से मिलने के बाद जो है क्या बोलता है कि ये जल जो है आगे बहते हुए बिहार में, बिहार से बंगाल, बंगाल से आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और अंत में समुद्र में ये पूरी पानी चला जाता है। तो इसको जो जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया कहता है, यानी कि चारों तरफ से जल आकर इस जगह पर क्या हुआ कि मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य अपवाह प्रतिरूप। मुख्य अपवाह प्रतिरूप के बारे में हम लोग देखते हैं। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार डेंड्रेटिक प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ, जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ हैं। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप है उसे वृक्षाकार यानी डेंड्रिक प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ, जैसे पेड़ की शाखा कैसे होता है, ऐसे जैसे ये पेड़ हो गया, ये पेड़ मान लीजिए, ऐसे पेड़ ऐसे 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 हो गया, इसमें ऐसे 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 होते हैं ना, इस तरह के। तो उत्तरी नदियाँ हैं, तो इस तरह से क्या बोलते हैं उसको जो है डेंड्रिटिक प्रतिरूप कहा जाता है, वृक्षाकार यानी वृक्ष के आकार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो इसे अरीय रेडियल प्रतिरूप कहा जाता है। जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो इसे अरीय यानी रेडियल प्रतिरूप कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए ये पहाड़ हो गया, इसे ठीक है, ये पहाड़ हो गया,
पहाड़ हो गया। और क्या हुआ कि यहाँ से नदी निकलती है और निकल कर क्या हो गया कि इधर भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई, ऐसे ऐसे चारों तरफ मतलब बोला सभी दिशाओं में बहती है उसको अर्य या रेडियल प्रतिरूप कहा जाता है। इस नदी को अर्य या रेडियल प्रतिरूप कहा जाता है, यानी चारों तरफ सभी पहाड़ से निकलने के बाद। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां इस अपवाह प्रतिरूप का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यानी अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां जो है इस अपवाह प्रतिरूप का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। जैसे मान लिया अमरकंटक जो है पर्वत से पर्वत होगा, यहाँ से निकलने वाली नदी जो है इस अपवाह प्रतिरूप का क्या करती है, उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। जैसे कि ये इधर फिर इधर इधर ऐसे चारों तरफ जो है ना नदियाँ गई हुई है, तो इसको जो है अर्य बोला जाता है। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे का समानांतर बहती हो तथा सहायक नदियाँ उनसे संपूर्ण पर मिलती हो तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा यानी ट्रेलिस अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। यानी कि मुख्य नदियाँ एक दूसरे का समानांतर बहती है, यानी कि जैसे गंगा हो गया ये और यमुना हो गया, तो एक दूसरे के समानांतर हो गई, यानी कि समानांतर बह रही है। तथा सहायक नदियाँ जो होती है, सहायक नदियाँ इसकी आकर उस नदियाँ जो है समकोण पर मिलती है, यानी समकोण, ये समकोण हुआ ना, ये समकोण मतलब 90 डिग्री, तो ऐसे आकर ऐसे मिल जाती हो, जैसे इधर से आकर ऐसे, तो इसको नदियाँ मिल जाती है तो इसको जो जालीनुमा, जैसे जाली के नुमा, जैसे ये सहायक नदी ऐसे बह रही है, वो इधर से आई ऐसे समकोण पर मिल गई, ठीक है, इधर से आकर ऐसे, तो जालीनुमा जो प्रतिरूप को जालीनुमा ट्रेलिस अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। ऐसे जैसे समानांतर है इसकी और इसके समानांतर बह रही है, और सहायक नदी जो आकर ऐसे समकोण पर ऐसे ऐसे समकोण क्या कर रही है, उस पर मिल रही है। जैसे समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसे समकोण त्रिभुज है, यानी समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यही जो है ऐसे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है, जब सभी दिशाओं से नदियां जो है बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री सेंट्रीपिटल प्रतिरूप कहते हैं। यानी कि कह रहा है कि सभी दिशाओं से नदियां किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है, यानी कि सभी दिशा आ गया, मान लिया कि ये आपका झील हो गया या गर्त हो गया, यानी गर्त मतलब गड्ढा, तो इसमें क्या होगा सभी दिशा इधर से भी 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 आकर इसमें गिर रही है नदियाँ, तो ये क्या होगा विसर्जित करते, ये अभिकेंद्री यानी सेंट्रीपिटल प्रतिरूप कहते हैं इसको, ठीक है। इधर से भी आ रही है, इधर से इधर से और इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से चारों तरफ से नदी आकर इसमें क्या हो रहा है, गिर रही है। ये झील हो सकता है या गर्त हो सकता है, यानी गड्ढा हो सकता है, तो इसको क्या बोला जाएगा, आपका अभिकेंद्री सेंट्रीपिटल प्रतिरूप कहते हैं इसको। जब आगे बढ़ते हैं, एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। यानी कि एक नदी हो गया और उसकी जो सहायक नदी है तो उसके द्वारा अपवाहित जो भी क्षेत्र है उसको अपवाह द्रोणी कहता है। यानी कि मान लीजिए गंगा नदी हो गया, ये गंगा आपकी नदी हो गई, ठीक है, और इसकी जो सहायक नदी है, मान लीजिए यहाँ से एक नदी आई, इससे आकर इसमें मिल गई तो क्या होगा, और ये गंगा आगे जा रही है, ये मिल गई, या इधर से एक आकर नदी मिल रही है, तो ये जो है मेन नदी है, ये गंगा जो मेन नदी है और इसकी सहायक नदी ये है और ये है ऐसे, तो इनका जो है अपवाहित क्षेत्र, यानी कि ये गंगा का अपवाहित क्षेत्र और इन जो नदियाँ है सहायक नदियाँ है इनका जो अपवाहित क्षेत्र है पूरा, इनको जो है अपवाह द्रोणी कहा जाता है। अपवाह क्या कहता है, द्रोणी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर वाटरशेड कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर वाटरशेड कहते हैं। मान लीजिए कि आपका ये आपका अपवाह द्रोणी है, ये जो आपका क्या होगा, मेन नदी हो गया और ये सहायक नदी हो गया, ये सब सहायक नदी हो गई, और इसके अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो अपवाहित क्षेत्र को पूरे अपवाहित जो क्षेत्र है इसको क्या बोला जाता है, तो अपवाह द्रोणी कहा जाता है। लेकिन इसको जो अलग करने वाली सीमा को, इसकी जो अलग करने वाली सीमा को क्या बोलते हैं, तो जल संभर कहा जाता है। यानी कि नदियों हाँ सीमा को जल विभाजक या जल संभर वाटरशेड कहते हैं। तो इसकी जो सीमा है इसको क्या करते हैं, अलग कर देती है, आगे चलकर जो अलग हो जाती है, यहाँ से मिली यहाँ से, इसके बाद ये इसका सीमा खत्म हो गया, तो इसको जल विभाजक यानी जल का विभाजन करने वाली, जैसे जल है ये, इसके बीच में कोई चीज़ आ गई तो क्या हुआ, जल को विभाजित कर रही है, और यहाँ से ये आ गया बीच में, ये हो गया इधर जल और इधर जल, यानी कि ये बीच में आ गया, विभाजन कर रहे हैं। जैसे आपका घर है,
आपके पड़ोसी का घर है, दोनों मिला हुआ है, बीच में क्या हुआ, कभी लड़ाई झगड़ा हुआ तो बीच में यहाँ दीवार बन गया, तो यानी दीवार क्या हुआ, क्या हुआ कि आप दोनों के घर को विभाजन कर रही है। जैसे भारत और पाकिस्तान एक समय एक था, तो क्या हुआ कि जब बंटवारा हुआ तो जो रेखा खींची गई है, तो इधर से इस रेखा के उधर पाकिस्तान हो गया और इधर भारत हो गया, तो क्या है, तो इस रेखा, ये जो रेखा है इसका क्या करती है, तो विभाजन करती है, यानी भारत और पाकिस्तान का। तो इसी तरह से ये कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों और नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर ही कहा जाता है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है, यानी बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र जो है उसको नदी द्रोणी कहा जाता है, जबकि छोटी नदियों और नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर ही कहा जाता है, यानी कि वाटरशेड ही कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, जबकि जल संभर का आकार छोटा है। नदी द्रोणी का क्या होता है, आकार क्या होता है, बड़ा होता है, बहुत दूर में नदी द्रोणी होता है माने, तो आकार बड़ा होता है, जबकि जल संभर जो होता है उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। जो जल विभाजक होता है ना, उसी को जल संभर भी कहा जाता है, तो ये छोटा होगा क्योंकि जल का विभाजन हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। नदी द्रोणी व जल संभर एकता के परिचायक हैं, यानी कि नदी द्रोणी और जल संभर एकता के परिचायक हैं। इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों और पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है, यानी कि इनके एक भाग में अगर परिवर्तन जो होगा तो उसका प्रभाव अन्य भागों और पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है। इसलिए इन्हें सूक्ष्म, मध्यम व तथा बृहत नियोजन इकाइयों के रूप में लिया जा सकता है। इसलिए इनको जो है सूक्ष्म, मध्यम तथा बृहत नियोजन इकाइयों के रूप में लिया जा सकता है। जैसे कि जल विभाजक, जैसे मैंने कहा ना कि ये नदी हो गया और इसके बीच में ये क्षेत्र हो गया और यहाँ पर फिर नदी है, तो इनके दोनों के बीच में ये आ गई, तो यानी कि ऊंचाई वाला कोई क्षेत्र हो गया, चाहे बांध हो गया, मान लीजिए बांध हो गया, इधर ये नदी थी, ये नदी बीच में बांध बना दिया गया, तो क्या हुआ कि ये क्या किया हो गया, तो जल विभाजक, यानी कि जल विभाजक यानी जल संभर हो गया। ये जल इधर है, ये इधर है, बीच में ये बांध है। उसी तरह से ये देखिए जल विभाजक, ये जल विभाजक, इसको जल संभर भी कहा जाता है। ये इधर एक नदी है और एक धारा इधर है, बीच में क्या हुआ कि ये बीच में मान लीजिए बांध है या कोई भी चीज़ है, तो क्या हुआ कि इधर का जो पानी है इधर नहीं जा रहा है, उधर का पानी जो है इधर नहीं आ रहा है, तो ये क्या हुआ कि जल का विभाजन कर रही है या जल संभर है, यानी कि एक जल इधर इतनी कर रही है, मतलब इधर ये सारी जल इधर इकट्ठा हो रही है, अपना ये रास्ता बनाकर आगे जा रही है, इधर ये अपना बनाकर इधर जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा ए, धारा अ और धारा ब, तो ये जल विभाजक ये यहाँ पर बता दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत होगा या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। जैसे आप बांध देखे होंगे बांध, तो क्या हो जाए कि एक मान लीजिए कि आपका एक नदी है, ऐसे एक नदी है, ठीक है, नदी है पूरा, और इस पर एक बांध बना दिया गया, बांध बना दिया गया, तो क्या हुआ कि बांध बनने से क्या हुआ कि ये नदी का जो है पानी एक इधर का इधर रह गया और इधर का पानी इधर ही रह गया, तो क्या हुआ कि ये उच्च भूमि हो गया, बांध हो गया, उच्च भूमि हो गया या पर्वत हो गया, तो क्या हुआ कि ये जल विभाजक का कार्य करती है, यानी जल का विभाजन करती है, इसलिए इसको जल विभाजक कहा जाता है। तो वही यहाँ पर कहा है कि उच्च पर्वत होगा या उच्च भूमि होगा, जिसको बांध भी आप बोल सकते हैं। जैसे बांध बहुत सारे जगहों पर बांध बनाया जाता है, जब बाढ़ आती है ना, तो बहुत सारे गाँवों को बचाने के लिए बांध बनाई जाती है, तो वही बांध समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारतीय अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत का अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है, यानी कि भारत के अपवाह तंत्र का जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है, यानी कि भारत की भौगोलिक आकृति क्या है उसी के आधार पर जो इसका नियंत्रण होता है। किसका? तो भारत के अपवाह तंत्र का। भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि भारतीय अपवाह तंत्र को जो है विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए देखते हैं आगे। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को दो समूहों में बांटा जा सकता है, यानी कि समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को दो समूह में बांटा जा सकता है। पहला है अरब सागर का अपवाह तंत्र, यानी कि पहला जो है अरब सागर का अपवाह तंत्र, दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पर आपका ये रफ मैप हो गया भारत का, रफ मैप मैंने बना दिया। तो और इसे इसको थोड़ा सा कलर चेंज किया जाए ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। ओ सॉरी इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा।
तो ये जो आपका भारत का ये रफ मैप हो गया, समझिएगा समझने के लिए। ये जो है इधर जो है ये जो आपका क्या है अरब सागर है, इधर इधर है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, और ये नीचे आपका हिंद महासागर है। तो क्या होता है कि जैसे यहाँ से आपका गंगा निकली, गंगा निकल कर ऐसे, और यहाँ से यमुना निकली और यहाँ पर आकर जाकर मिल जाती है इलाहाबाद में, और इधर से भी बहुत सारी नेपाल से और हिमालय से नदियाँ मिलती हैं, और भी बहुत सारी नदियाँ जो मिलती हैं गंगा में, और ये जाकर ऐसे इधर से जो है कैलाश इधर चीन तिब्बत से यानी चीन में इधर से जो है ब्रह्मपुत्र आती है मिलती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में इधर गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जो थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसको थोड़ा अलग कलर से, तो ये जो है आपका बंगाल की खाड़ी वाला अफवाह तंत्र है। और ये जो है अरब सागर है, अरब सागर में जो है क्या होता है, यहाँ से जो नदियाँ निकलती है एमपी से, जैसे नर्मदा हो गया, तापी हो गया, और बहुत सारी है, यहाँ से भी गुजरात से भी बहुत सारी नदियाँ निकलती है, और ये क्या होता है कि ये अरब सागर में गिरती है। तो यही इसी के बारे में करते हैं, जैसे ये इधर से गोदावरी निकलती है, कृष्णा है, कावेरी है, ऐसे बहुत सारी नदियाँ है, महानदी हो गया उड़ीसा से, तो बहुत सारी नदियाँ जो है निकलती है, और इधर जो है जो गिरती है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इधर जो आपका गिरती है जो नदी नर्मदा, तापी, लूनी है, और भी बहुत सारी नदियाँ हैं जो निकल कर जो है इस साइड जो गिरती है वो अरब सागर में गिरती है। तो वही जो यहाँ पर आपका बोल रहा है कि पहला जो अरब सागर का अफवाह तंत्र और दूसरा जो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, तो यही कह रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये अफवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली और सह्याद्री द्वारा विलग किए गए हैं, यानी ये जो अफवाह तंत्र है ये दिल्ली और कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा विलग किए गए हैं, यानी कि विलग मतलब अलग किए गए हैं। कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल है। कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल है। बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है, यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा जो है ये सभी जो है नदियाँ शामिल है जो बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है, जबकि 23% क्षेत्र सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार नदियाँ है अपना जल अरब सागर में गिराती है। 23% जो है आपका नदियाँ जो है अरब सागर में जल गिराती है, और 77% जो है नदियाँ आपका कहाँ गिराती है, तो आपका बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अफवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अफवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रमुख नदी द्रोणी, पहला जो है प्रमुख नदी द्रोणी जिनका अफवाह क्षेत्र जो है 20,000 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख नदी द्रोणी जिनका अफवाह क्षेत्र है 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसमें 14 नदी द्रोणियाँ हैं, जिसमें जो है 14 नदी द्रोणियाँ शामिल हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेनार, साबरमती, बराक आदि, जिसमें 14 नदी द्रोणियाँ शामिल हैं, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, कृष्णा हो गया, तापी होगा, नर्मदा होगा, माही होगा, पेनार होगा, साबरमती, बराक आदि। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मध्यम नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी जिनका अफवाह क्षेत्र है 2000 से 20,000। मध्यम नदी द्रोणी जो है जिनका अफवाह क्षेत्र है 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 44 नदी द्रोणियाँ, इसमें जो है 44 नदी द्रोणियाँ, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि नदी है, यानी कि इसमें 44 नदी द्रोणियाँ हैं, और जिसमें जो है कालिंदी है, पेरियार, मेघना आदि जैसे नदियाँ हैं, और ये 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है जिनका अफवाह क्षेत्र, तो इसको मध्यम नदी द्रोणी कहा जाता है। यानी कि जिसका अफवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर होगा, यानी कि वर्ग किलोमीटर है, और जिसमें 44 नदियाँ है, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि जैसे नदियाँ है, तो ये मध्यम नदी द्रोणी हो गया। चलिए लघु नदी द्रोणी देखते हैं, जिनका अफवाह क्षेत्र जो है 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है, यानी कि जिनका अफवाह क्षेत्र जो है 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है। इसमें न्यून न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियाँ शामिल है। इसमें जो है ना कम वर्षा, यानी कि कम वर्षा के क्षेत्रों में यानी कि जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी क्या है कि नदियाँ शामिल है, तो लघु नदी द्रोणी में आती है। जैसे कि लघु नदी द्रोणी में जिस क्षेत्र में कम वर्षा होती है और उस क्षेत्र में बहने वाली जो बहुत सी नदियाँ हैं और जिनका अफवाह क्षेत्र जो है क्या है 2,000 वर्ग किलोमीटर है, वो सभी लघु नदी द्रोणी के अंतर्गत आती है। अनेक नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है। अनेक नदियों का उद्गम स्रोत क्या है, तो हिमालय पर्वत है, और वे अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विसर्जित करती है। यानी कि बहुत सारी नदियाँ हैं जो
हिमालय पर्वत से निकलती है और वे अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में क्या करती है, तो विसर्जित करती है। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है, यानी कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये ऐसे ये रफ मैप मान लीजिए, तो ये प्रायद्वीपीय भारत मतलब ये है। तो इसका जो है आपका क्या बोलते हैं, आपका उद्गम स्थल यानी प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदी जो भी है उसका उद्गम स्थल जो है, यानी कि निकलने का स्थान कहाँ से निकलती है, तो पश्चिमी घाट। ये जो पश्चिमी घाट है ये पूरा ऐसे इधर से निकलती है, जैसे गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र से, ऐसे कृष्णा कावेरी से नदियाँ निकलती है। तो ये इनका निकलने का जो है पश्चिमी घाट क्या है, तो उद्गम स्थल है। और ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती है, और ये नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती है। तो इधर जाकर इधर बंगाल की खाड़ी इधर पड़ेगा, तो इधर में आपका है जाकर जल विसर्जित करती है बंगाल की खाड़ी में, और इधर है अरब सागर। नर्मदा और तापी दो बड़ी नदियाँ इसका अपवाद है। नर्मदा और तापी दो बड़ी नदियाँ इसका अपवाद है। किसका, तो इसी का, यानी कि पश्चिमी घाट से तो निकलती है उधर से, लेकिन ये जो अपना जल है ये अरब सागर में विसर्जित करती है। तो यही कह रहा है कि ये और अनेक छोटी नदियाँ अपना जल अरब सागर में क्या करती है, तो विसर्जित करती है। यानी कि ये नर्मदा नदियाँ जो है क्या करती है कि निकलती है पश्चिमी घाट की तरफ से, और ये जो है अपना जल कहाँ, तो अरब सागर में विसर्जित करती है। यानी कि इधर से नर्मदा और तापी यहाँ एमपी से निकलती है, एमपी में जो है यहाँ से निकलती है और अरब सागर में इधर गिरती है, जबकि इसको इधर जाना चाहिए, लेकिन ये इधर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्गम के प्रकार, प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया जाता है। यानी कि उद्गम के प्रकार, यानी कि निकल रहे यहाँ से, ये जैसे कि नदियाँ जो जहाँ से निकलती है, एक तो हिमालय से निकलती है और दूसरा जो प्रायद्वीपीय भारत से यानी कि पश्चिमी घाट से निकलती है। तो इस आधार पर प्रकृति और विशेषता जो है इनकी अलग अलग है। तो इसी के आधार पर जो है भारतीय अपवाह यानी कि भारतीय नदियों का जो अपवाह तंत्र है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। जैसे हिमालयी अपवाह तंत्र यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में जो भी नदी है उसका अपवाह तंत्र, और हिमालयी अपवाह तंत्र। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में पश्चिमी घाट से निकलती है नदियाँ, और कुछ नदियाँ है जो एमपी से निकलकर जो है अरब सागर में गिरती है, जैसे कि आपका नर्मदा और तापी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यद्यपि इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है। यद्यपि जो है इस विभाजन योजना में चंबल हो गया, बेतवा हो गया और सोन नदी हो गया, तो इन नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पत्ति और आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी है। यानी कि उत्पत्ति और आयु यानी एज में ये हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियाँ है उनसे क्या है, पुरानी है। फिर भी यह अपवाह तंत्र के वर्गीकरण का सर्वाधिक मान आधार है। फिर भी यह अपवाह तंत्र के वर्गीकरण का सर्वाधिक मान आधार है। भारतीय नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। भारतीय नदियों को जो है दो वर्गों में विभाजन किया गया है या विभाजित किया गया है। चलते हैं, देखते हैं आगे। हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय नदियाँ दो भागों में विभाजन किया गया या विभाजित किया गया है। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। यानी कि भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न है। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी है। हिमालय की अधिकतर नदियाँ क्या है, तो 12मासी है। इनमें वर्ष भर जल रहता है, इनमें जो है वर्ष भर जल रहता है, क्योंकि ये हिमालय से निकलती है, और हिमालय जो है क्या बोलते हैं, हिम प्लस आलय यानी कि क्या करता है, बर्फ का घर। तो जिसके कारण यहाँ से जो नदियाँ निकलती है वो 12मासी होती है, 12 महीना इनमें जल रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। इनमें एक तो होता है कि बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में क्या होता है, वर्षा से जल प्राप्त होती है, और साथ ही साथ इसके और भी कारण है, जैसे ऊंचे पर्वत जो है उनसे पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। यही कारण है कि ये 12मासी नदियाँ है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ है, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ कौन है, तो सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र। इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। ये जो है ये इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है, यानी कि हिमालय के उत्तरी भाग से, जैसे ये हिमालय हो गया ना, ये मान लीजिए हिमालय हो गया, इसके उत्तरी भाग से यह उत्तर से निकलती है। तो वही बोल रहा है पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है, यानी कि उसके उत्तर से।
इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। इन नदियों ने जो है पर्वतों को काटकर गार्ज का निर्माण किया है। जैसे ये आपका पर्वत हो गया, ऐसे ऐसे पर्वत हो गया, तो इसको जो है आ, यहाँ से नदी बह रही है ऐसे, तो इसको जो है काटते काटते और क्या कहते हैं, चौड़ा कर दिया है, और भी ज़्यादा चौड़ा, तो ऐसे गार्ज की तरह बन जाता है। ठीक है, ऐसे पूरा पूरा पहले यहाँ तक था, अब काट कर यहाँ तक कर दिया, यहाँ तक नदी, तो ये गार्ज बन जाती है। तो गार्जों का निर्माण कर किया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये सब गार्ज काट कर, ये स्पष्ट चित्र नहीं है, गार्ज बना देती है नदी काट कर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एनसीईआरटी सार है। हिमालय की नदी अपने उद्गम के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते तय करती है। हिमालय की नदियाँ जो है जहाँ से निकलती है वहाँ से लेकर और जहाँ जाकर अपना जल विसर्जित करती है वहाँ तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती है। ये जो अपने मार्ग के ऊपरी जो भाग है, जैसे पहाड़ी इलाका है, उधर जो है तीव्र अपरदन क्रिया करती है। पहाड़ी इलाका या मैदानी में आती है तो मतलब थोड़ा धीमी हो जाती है ना, तो ऊपर से बहुत तेज़ी से क्या होता है कि ये आ, जैसे पहाड़ है, पहाड़ से जब निकलती है तो बहुत तेज़ी से निकलती है, लेकिन जब मैदानी यानी समतल इलाके में आती है, तो मान लीजिए समतल इलाका है तो यहाँ तक तेज़ी में आएगी, उसके बाद यहाँ से नॉर्मल हो जाएगी, स्पीड जो इसका होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन यहाँ से ऊपर से जो आती है बहुत तेज़ी से आती है। तो वही क्या कर रहा है कि अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती है, तो अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट बालू का संवहन करते हैं, यानी कि पत्थरों को से क्या होगा, अपरदन करेगी, पत्थरों को काटेगी छाटेगी, तो वही क्या होगा, ये सिल्ट और बालू बनते हैं और इन्हीं का संवहन करती है। ठीक है, आगे तक तो यही बात यहाँ पर इसमें बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोकुर, झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। यानी कि मध्य और निचले, यानी कि ऊपर से, यानी कि सबसे ऊपर, उसके बाद मध्य, उसके बाद निचले भाग, तो मध्य और निचले भागों में ये नदियाँ क्या करती है, विसर्प बनाती है, यानी मीएंडर्स बनाती है, गोकुर झील बनाती है तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। और बाढ़ वाले मैदान में क्या करते हैं कि बहुत सी निक्षेपण, यानी कि क्या करती है, बालू हो, मिट्टी हो, सबको ले जाकर जमा करके अलग अलग तरीके आकृति का निर्माण करती है। तो वही बात कर रहा है। ये पूर्ण विकसित डेल्टा का निर्माण भी करते हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टा भी का भी निर्माण करती है, यानी कि पूरी तरह से ले जाकर जमा कर देगी और वो डेल्टा बन जाता है। जैसे नदी में बीच में डेल्टा होता है और चारों तरफ से नदी है, ठीक है, और ये डेल्टा हो गया, पूर्ण विकसित डेल्टा बना देती है। तो ये नदियाँ ये बनाती है, यही बात यहाँ पर बताई गई है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। हिमालय नदी तंत्र में सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियाँ शामिल है। हिमालय नदी तंत्र में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ शामिल है। इनके विकास का इतिहास बहुत लंबा तथा उतार चढ़ाव पूर्ण है। इनके विकास का इतिहास जो है बहुत लंबा तथा उतार चढ़ाव पूर्ण है। ये नदियाँ तिब्बत के पठार के दक्षिण ढालों से निकलकर हिमालय के मुख्य अक्ष के समानांतर अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल ध्रुवणी में बहती है। यह बात सिंधु और सांगपो ब्रह्मपुत्र के लिए सही है। यानी कि यह जो है तिब्बत के पठार के दक्षिणी ढालों से निकल कर, यानी कि जैसे ये भारत हो गया आपका, ऐसे देखिए ये जो है आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ये भारत हो गया आपका। तो यहाँ पर जो तिब्बत है, यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये जो है इलाका तिब्बत वाला है। तो क्या होता है कि तिब्बत के पठार के दक्षिण ढाल, तिब्बत का जो पठार है पूरा तिब्बत वाला इलाका है सब, तो पठार के दक्षिणी इलाके से यहाँ से ऐसे ब्रह्मपुत्र निकलती है और जैसे ये आपका ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ऐसे आती है। थोड़ा और कलर चेंज करते हैं, यहाँ से ऐसे आती है, ये नदी हो गई ब्लू कलर के, यहाँ से निकल कर ये तिब्बत के दक्षिणी ढालों से, पर्वतीय पठार के दक्षिण ढालों से निकल रही है ये आपकी ये ब्रह्मपुत्र यानी सांगपो कहा था तिब्बत में, ऐसे आकर फिर बंगाली खाड़ी में चली गई। अरुणाचल, अरुणाचल असम, असम से बांग्लादेश, बंगाली खाड़ी, यही बात कर रहा है। और ये जो आपका सिंधु इधर से, सिंधु जो इधर से निकलती है ऐसे निकल कर इधर होकर पाकिस्तान में जाती है। तो यही बोल रहा है कि अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल यानी कि ध्रुवणियों में बहती है। यह बात सिंधु और सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र के लिए सही है। तो यही बात कर रहा है। शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण जो है जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। किसका था? शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण जो है सबसे नीचे जो है, जैसे आपका ये मैंने रफ मैप बना देता हूँ, जम्मू कश्मीर ये ऐसे, तो आपका जो है सबसे ऊपर तो पार हिमालय यानी ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय हो गया आपका, ये बृहद हिमालय हो गया, ये आपका ट्रांस हिमालय हो गया,
ये हो गया आपका लघु हिमालय, और इसके बाद हो गया आपका शिवालिक। तो सबसे जो है नीचे, सबसे नीचे जो है ये वाला, आपका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ये वाला जो पहाड़ है आपका, ये शिवालिक हो गया। तो ये जो है जलोढ़ निक्षेपों से बना है, यानी कि जलोढ़ जो निक्षेप है उनसे बना है, जिसमें बालू है, मृतिका है, क्ले है, बोल्डर आदि शामिल है। तो इसमें बालू है, मृतिका है, बालू सैंड है, मृतिका है, क्ले है और बोल्डर है। तो इन सबसे मिलकर जो है शिवालिक का क्या हुआ कि निर्माण हुआ है। तो वही यहाँ पर ये बात समझाई गई है, बताई गई है। नदी का स्रोत देखते हैं, नदी का स्रोत, ऊपरी भाग, मध्य भाग, गोकुर झील, विसर्प, उसका निचला भाग है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से नदी जो है यहाँ से निकल रही है, ऐसे निकली, ऊपरी भाग है ये नदी का, ये जो ऊपर वाला भाग है, देखिए ऐसे काटते उड़ते गारजोज बनाती है, ठीक है, गौरजोज बनाती है। उसके बाद मध्य भाग में आती है ऐसे ऐसे। उसके बाद से मध्य भाग में थोड़ा सा क्या होता है कि ऊपर से तेजी से आती है। मध्य भाग में उसका जो है आपका उसका जो क्या बोलते हैं, नदी का जो है प्रवाह जो है थोड़ा धीमा होता है। तो क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे बनती जाती है, ऐसे ऐसे। तो क्या होता है, विसर्प यानी सांप का जैसे ऐसे 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 जो है ना, इसी को विसर्प कहा जाता है। तो ये है जो विसर्प। उसके बाद से मध्य भाग के बाद जो है निचले भाग में आती है, निचले भाग में आती है। तो ऐसे ऐसे नदी जो है पहले पहले क्या होता है कि नदी जो है जैसे कि पहले ये नदी ऐसे बहती जाती है ऐसे। उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे बढ़ते 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 ऐसे होगा, ऐसे होने लगेगी, ऐसे ऐसे करते करते ऐसे। और ये जो है ना, ये वाला भाग ये आपका क्या बन जाएगा, ये जो आपका गोकुर झील बन जाएगा, और नदी ऐसे जाना शुरू होती है। तो बीच में ये गोकुर झील का निर्माण हो जाता है, यानी कि गाय के खुर के जैसा। तो वही ऐसे बता रहा है, या ऐसे भी हो जाता है जहाँ पर ये बताया गया है। तो इस तरह से आकृति बनती है। तो ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये किस में बनता है, गोकुर झील तो निचले भाग में बनता है। ये जो गोकुर झील है निचला भाग में बनता है, क्योंकि निचले भाग में आकर नदी की जो धारा है वो बहुत धीमा हो जाती है, बहुत धीमा हो जाती है, धीरे धीरे बहना शुरू करती है। और लास्ट में क्या होता है कि जब धीमा हो जाता है तो नदी यहाँ पर गोकुर झील बनाती है। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर क्या होता है कि डेल्टा बनाती है। जैसे बहुत सारे डेल्टा, उजला उजला जो दिख रहा है ना, उजला उजला ये, तो ये डेल्टा हो गया। जैसे कि ये ऐसे 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 नदी में आप देखे होंगे बालू, बालू से पूरा, और बीच में जो आपका ये नदी है, पूरा ऐसे नदी है, ऐसे ऐसे पूरा ये नदी है, ऐसे ऐसे पूरा नदी है, ऐसे ऐसे नदी है पूरा, ठीक है ऐसे। अब बीच में ये क्या है, ये आपका डेल्टा है, हरा वाला। तो नदी में ऐसे होता है, देखते होंगे जब नदी को आप देखिएगा तो आपको दिखाई देगा। अब ये खासकर तब दिखाई देता है जैसे बाढ़ के मौसम में ही नहीं दिखाई देगा, बाढ़ में बहुत ज़्यादा पानी होता है तो नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा जब नदी जो कब फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल तक नदी जो है देखिएगा तो ऐसे दिखती है। जो भी नदियाँ हैं नदी किनारे बसे होंगे देखे होंगे, तो ऐसे ऐसे बीच बीच में आपको डेल्टा दिखेगा। और तो यही जो है डेल्टा बनाती है। तो ये जो उजला उजला जो है नदी जो है डेल्टा बना रही है बहुत जगह। और बहुत, और डेल्टा जो है कई तरह के भी बनते हैं, जैसे कि गंगा जो है जब आपको बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है तो वहाँ पर भी डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है। और साथ ही साथ नदियाँ जहाँ अंतिम रूप से, जहाँ मतलब क्या होता है, जहाँ अपना जल विसर्जित करते हो वहाँ पर भी डेल्टा बनाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो डेल्टा इस तरह से बनता है नदियों में। जो लोग नदी के किनारे होंगे या नदी को देखेंगे वो इस तरह का समझ गए होंगे, डेल्टा इस तरह से बीच बीच में बनती है। यहाँ पर क्या होता है कि लोग नाव से जो है, नाव से जाते हैं इस पर जाकर जो अपना खेती करते हैं। जैसे कि ज़्यादातर इस पर आपको तरबूज, खरबूज, खीरे, ककड़ी ककड़ी यानी, तो इस तरह के फसलें रोपी जाती है। साथ ही साथ सरसों की खेती होती है, गेहूँ की हो जाती है। तो इस पर जो है सरसों और गेहूँ की खेती की जाती है इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी प्रकृति की है। अधिकांश जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ है मौसमी प्रकृति की है, क्योंकि हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में अब पढ़ रहे हैं। क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है, क्योंकि जो है इनका प्रवाह जो है वर्षा पर निर्भर करता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो होता है शुष्क मौसम, यानी कि जब मौसम शुष्क होता है उसमें बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में क्या होता है कि बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम है तथा ये छिछली है। इनकी पहले तो लंबाई कम है तथा ये छिछली है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ जो है पश्चिमी घाट से निकलती है, मतलब बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। जबकि इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि
से निकलती है और पश्चिम की तरफ बहती है। जैसे कि ये आपका ये प्रायद्वीपीय भारत का हो गया, तो ये क्या होगा कि ये पश्चिमी घाट है, ये यहाँ से निकलती है ऐसे और पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। और कुछ भूमि है जैसे यहाँ हाईलैंड है, जहाँ जहाँ वहाँ से निकल कर और ये अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है, यानी पश्चिम की तरफ अपना जल बहती है और जल विसर्जित जो है अरब सागर में करती है इधर। हिमालयी अपवाह तंत्र द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। हिमालयी अपवाह तंत्र यानी द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। हिमालय की नदियों के बेसिन बहुत बड़े हैं। हिमालय की नदियों के बेसिन जो बहुत बड़े हैं तथा इनके जल ग्रहण क्षेत्र सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर तक पर विस्तृत है। हिमालय के जो नदियों के बेसिन जो होते हैं वो बहुत बड़े हैं। इनके जल ग्रहण क्षेत्र सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। सिंधु केवल हिमालय क्षेत्र में ही 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के जल को निकास प्रदान करती है, यानी कि सिंधु जो है केवल हिमालय क्षेत्र में ही 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के जल को निकास प्रदान करती है। हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। हिमालयी अपवाह तंत्र जो है भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है, यानी कि भूगर्भिक जो इतिहास था उसी एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। यानी कि जैसे जैसे आपका यूरेशियन प्लेट से जो है आपका ये प्लेट टकराया था, जो भारतीय प्लेट जाकर इधर जो टकराया था, इधर बीच में टिथी सागर था, ये बीच में टिथी सागर, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जब टकराया तो इसमें जो भी गाद कले मिट्टी बालू जो भी था ये सब क्या हुआ कि ये जब टकराया तो टकराने के बाद इधर के नीचे की जो भी चीज़ें थी वो ऊपर ऐसे धीरे धीरे वलन पड़ा, मोड़ पड़ा और ये हिमालय का निर्माण हुआ। उसके बाद जो है हिमालय का निर्माण होते गया और धीरे धीरे यहाँ से नदियाँ निकलना शुरू हुई। तो यही बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल है। इसमें जो है मुख्यतः गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल है। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी है तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इसमें मिलती हैं। यानी कि ये नदियां जो है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, हिमालय ये प्रमुख नदियां और ये नदी जो है ना ये नदियां सभी लंबी है तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां इसमें आकर मिलती है। यहाँ की नदियाँ बारहमासी है। यहाँ की नदियाँ जो है बारहमासी है क्योंकि ये बर्फ पिघलने तथा वर्षण दोनों पर निर्भर करती है। क्योंकि ये बर्फ पिघलने तथा वर्षण यानी वर्षा दोनों पर निर्भर करती है। हिमालय नदियों के बारे में बात की जा रही है। ये नदियाँ गहरे महाखड्डों यानी गर्ज से गुजरती है जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है। यानी कि ये नदियाँ जो है गहरे महाखड्डों यानी गर्ज से गुजरती है जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है। महाखंडों का अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में भी आकार की घाटियाँ, छिपरिकाएँ और जलप्रपात भी बनाती है। यानी भी आकार के ऐसे ना ऐसे ये हिमालय हो गया ऐसे, तो ये भी आकार के ये क्या हुआ आकृति ऐसे बनाती है। ये नदी है, ऐसे नदी है भी आकार की घाटियाँ बना रही है, छिपरिकाएँ होती है, जलप्रपात होता है यानी कि जलप्रपात बनाती है। जब ये मैदान में प्रवेश करती है तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। निक्षेपणात्मक स्थलाकृति जैसे समतल घाटियाँ, गोखुर जिले, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएं और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ जो है समतल घाटियाँ निक्षेप जब मैदान में प्रवेश करती है तो क्या करती है कि निक्षेपणात्मक यानी निक्षेप के द्वारा स्थलाकृति बनाती है। जैसे समतल घाटी बना दी गई, गोखुर झील बना देती है, जैसे ऐसे तो नदी हो गया, बीच में ऐसे नहीं होता है ऐसे ऐसे नदी का ऐसे ये नदी हो गया ऐसे, बीच में ये गोखुर झील हो गया गाय के खुर जैसा, ऐसे गोखुर झील। बाढ़कृत मैदान बनाती है, गुम्फित वाहिकाएं और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। नदी के मुहाने पर जैसे मुहाना नहीं होता है, मुहाना जैसे मुड़ेगी ऐसे तो बीच बीच में डेल्टा ऐसे बना देगी, ऐसे मुड़ गई यहाँ से नदी आई, यहाँ से ऐसे मुड़ गई तो यहाँ पर ये डेल्टा हो गया। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता क्या है तो टेढ़ा मेढ़ा है। हिमालय क्षेत्र में नदियों का रास्ता क्या है तो टेढ़ा मेढ़ा है, क्योंकि पहाड़ है तो बहुत जगह जो है पहाड़ को नहीं काट पड़ती है, बहुत जगह इस तरह का होता है, तो इस तरह से इसके कारण जो है ना पहाड़ के कारण टेढ़ा मेढ़ा रहता है। परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और ये अपना रास्ता बदलती रहती है और ये अपना रास्ता जो है बदलती रहती है।
मैदानी क्षेत्र में सर्प के आकार का, जैसे ऐसे सर्प नहीं होता है, ऐसे ऐसे बहती हैं मैदान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नदियां हिमालय के ऊंचावच के तीव्र लक्षणों की सहायता से अब निरंतर गहन अपरदन कार्य में रहता है। ये नदियां जो है हिमालय के ऊंचावच के तीव्र लक्षणों की सहायता से अब निरंतर गहन अपरदन कार्य में रत है, यानी कि अपरदन कार्य में मतलब व्यस्त है, रत है, अपरदन कार्य लगातार कर रही है। जैसा कि इनके द्वारा ढोई जाने वाली बालू एवं गाद सिल्ट के वार्षिक निक्षेप की विशाल मात्रा से स्पष्ट है। जैसा कि इनके द्वारा ढोई जाने वाली बालू तथा गाद सिल्ट के वार्षिक निक्षेप की विशाल मात्रा से स्पष्ट होता है, क्योंकि बालू और गाद अपने साथ विशाल मात्रा लेकर चलती है। इसी से पता चलता है कि अपरदन कार्य में व्यस्त है। कोसी नदी जिसे बिहार का सौरव बिहार भी कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। कोसी नदी जो है जिसे बिहार का सौरव बिहार भी कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए क्या है तो कुख्यात रही है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है। यह नदी जो है पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है। कौन? तो ये नदी। इससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इससे क्या होता है कि नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। इससे नदी मार्ग क्या होता है तो अवरुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि नदी अपना मार्ग बदल लेती है। हिमालयी अपवाह तंत्र का विकास। हिमालयी अपवाह तंत्र का विकास देखेंगे। इवोल्यूशन ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। इवोल्यूशन ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम लोग देखते हैं। हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्म कहा गया है, हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती थी। यानी कि एक बात है कि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन काल में जो है लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्म कहा गया है, हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के सिंध की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करते थे। यानी कि ये कह रहा है कि जैसे ये हिमालय हो गया और ये जो हिमालय हो गया और आपका जो ये असम, यानी ये असम, ये मान लिया असम है और यहाँ से बहते हुए ऐसे अनुदैर्ध्य बहती थी और जाकर ये पंजाब में सिंध में अपना जो है जल क्या करते थे तो विसर्जित करते थे। ऐसे बहती थी मायोसीन काल में। शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता इनका सरोवरी उद्गम लैकुस्ट्राइन ओरिजिन और इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, जिसमें रेत, मृतिका, चिकनी मिट्टी, गुलाश्म व कांग्लोमरेट शामिल है, इस धारणा की पुष्टि करते हैं। शिवालिक पहाड़ियों की जो है असाधारण निरंतरता, इनका सरोवरी उद्गम और इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना जिनमें रेत, मृतिका, चिकनी मिट्टी, गुलाश्म और कांग्लोमरेट शामिल है, इस धारणा की क्या करते हैं पुष्टि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्मा नदी यानी इंडो ब्रह्म नदी या ब्रह्मा नदी 3 मुख्य अपवाह तंत्र में बट गई, ऐसा धारणा है या माना जाता है कालांतर में। पश्चिम में सिंधु और इसकी 5 सहायक नदियां बट गई। अपवाह 3 मुख्य अपवाह क्षेत्रों में बट गई। पश्चिम में सिंधु और इसकी 5 सहायक नदियों में बट गई। मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां, और तीसरा जो है पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां, यानी 3 मुख्य भागों में बट गई। कौन? तो आपके कौन? तो इंडो ब्रह्म नदी, ऐसा माना जाता है कालांतर में, या माना जाता है, ऐसा माना जाता है। विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लीस्टोसिन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग तथा पटवार पठार दिल्ली रिज के उत्थान के कारण हुआ। यानी कि विशाल नदी का इस तरह से विभाजन जो है संभवतः प्लीस्टोसिन काल में जो हिमालय के पश्चिमी भाग में, लेकिन हिमालय का जो पश्चिम भाग है ये हिमालय यानी कि ये जो आपका
कश्मीर हो गया, और ये जो हिमालय हो गया, और ऐसे ऐसे ये पूर्वी हिमालय हो गया। तो ये वाला तो पश्चिमी हो गया हिमालय, और पश्चिमी मतलब पोटवार पठार यानी दिल्ली रिज में जो है क्या होता है कि आपका दिल्ली रिज को उत्थान हुआ, दिल्ली रिज में उत्थान हुआ, जिसके कारण जिसके परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र सिंधु और गंगा अपवाह तंत्रों के बीच जल विभाजक बन गया। यानी कि यह दिल्ली जो रिज है, दिल्ली रिज को उत्थान हुआ, यानी कि ऊपर उठा, जिसके कारण जो है जल विभाजक बन गया, यानी जल का इधर से सिंधु नदी इधर, इधर से ये क्या हुआ कि गंगा के बीच में आपका मान लीजिए कि दिल्ली रिज है। इसी प्रकार मध्य प्लीस्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण डाउन थ्रस्टिंग हुआ, जिससे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का द्वीप परिवर्तन डाइवर्जन हुआ और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने लगी। यानी कि कह रहा है कि इसी प्रकार मध्य प्लीस्टोसीन काल में क्या होता है कि राजमहल की जो पहाड़ियाँ है, राजमहल का पहाड़ियाँ, इनका क्या हुआ कि और मेघालय, यानी मेघालय के पहाड़ी का क्या हुआ कि ये मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप था, इनके बीच जो मालदा गैप था, ये दोनों के बीच में मान लीजिए कि ये आपका है राजमहल पहाड़ी, और ये मालदा मेघालय पठार है, और इसके बीच में मालदा गैप है। इसका क्या हुआ कि डाउन थ्रस्टिंग यानी कि नीचे की तरफ, जैसे क्या हुआ कि ढलान बना, ढलान बनने के कारण क्या हुआ कि ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का द्वीप परिवर्तन यानी डाइवर्सन हुआ, डाइवर्सन मैंने बदलाव हुआ, और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने लगी। और क्या हुआ कि ये क्या हुआ कि बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने लगे, ऐसे आके बंगाल की खाड़ी की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत मुख्य नदी और झीलें उनके बारे में देखते हैं। सुख है यहाँ पर गिल्ड, यहाँ पर झेलम है, यहाँ पर सिंधु है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, घाघर है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, गंगा यमुना, गोमती नदी है, शारदा है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, तीस्ता हो गया, मानस हो गया, सुबनसिरी हो गया, दिहांग हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सुरमा हो गया, बराक हो गया, हुगली हो गया, दामोदर हो गया, सोनरेखा हो गया, ब्राह्मणी हो गया, महानदी हो गया, केन गंगा होगा, मुल्ताई वगैरह, अमरकंटक, सोन गंगा, केन, बेतवा, सिंध, चंबल, साबरमती, लूनी यहाँ हो गया, सांबर झील हो गया, माही हो गया, नर्मदा हो गया, तापी हो गया। तो इस तरह से ये चिल्का झील हो गया, ये गोदावरी हो गया, सबरी हो गया, इंद्रावती हो गया, प्राणहिता हो गया, गोदावरी हो गया, भीमाशंकर हो गया, त्र्यंबकेश्वर हो गया, ऊपर ये त्र्यंबकेश्वर, लोनार झील है, ये वर्धा हो गया, मंजरा नदी है, महाबालेश्वर है, भीमा है, कृष्णा है, तुंगभद्रा नदी है, कृष्णा है, पेन्नार है। तो इस तरह से क्या है कि ये सब भारत की नदियां और झील झरने हैं। सिंध हो गया यहाँ पर, नीचे देखिए कावेरी हो गया, पेरियार नदी हो गया, ब्रह्मगिरी है, पेनार है, तो ये कोलोरी झील है, ये कृष्णा नदी है। तो इस तरह से भारत की क्या है कि सब नदियां और झील हैं। ये बंगाल की खाड़ी हो गया, अरब सागर हो गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब। हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ, हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ, द रिवर सिस्टम ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज, एक नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। एक नदी है उसकी जो सहायक नदियों का तंत्र नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है, उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। हिमालयी अपवाह में अनेक नदी तंत्र है, हिमालयी अपवाह में अनेक नदी तंत्र है, मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख है। मगर निम्नलिखित नदी तंत्र क्या है तो प्रमुख है। पहला सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस रिवर सिस्टम। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। कौन तो सिंधु नदी तंत्र, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसका क्षेत्रफल जो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में सिंधु नदी का क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। भारत में सिंधु नदी का क्षेत्रफल कितना है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर, तब भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर, तब भारत में इसकी लंबाई कितनी है 1114 किलोमीटर। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है, भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। कौन तो ये सिंधु। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू
बोखरचू का निकट एक हिमनद जो है, बोखरचू के निकट एक हिमनद 31 डिग्री 15 मिनट और 80 डिग्री 40 मिनट पूर्व से होता है, जो 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जो 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि बोखरचू के निकट से होता है, कैलाश पर्वत श्रेणी में। सिंधु नदी का क्या है? सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है, जो 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये याद रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। 31 डिग्री 15 मिनट और 80 डिग्री 45 मिनट पूर्व। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान अथवा सिरमुख कहते हैं। तिब्बत में इसको सिंगी खम्बान या अथवा सिर मुख कहते हैं, यानी सिर के मुख को जैसा है। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख और ये जो आपका लद्दाख श्रेणी हो गया और ये जास्कर श्रेणी हो गया, तो इन श्रेणियों के बीच से, यानी बीच से जो है उत्तर, पहले उत्तर, इसे उत्तर पूरा ऐसे उत्तर, उसको तब पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। जैसे ये लद्दाख श्रेणी हो गया, ये जास्कर श्रेणी हो गया, और इसके बीच से ऐसे बहते हुए इसको काटती है, यानी कि इसको जो लद्दाख श्रेणी को काटती है और काट कर ये जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं, गिलगित के पास, गिलगित एक क्षेत्र है, वहाँ पर एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। यह पाकिस्तान में चिल्लास के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। यह पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलते हैं। सिंधु नदी जो है बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी जो है आकर मिलती है। यानी कि ये जो है आपका सिंधु नदी है और इसके दाहिने इधर से आकर जो है काबुल नदी मिल रही है, काबुल नदी मिल जाती है और फिर ये आगे बढ़ती जाती है। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियां हैं खुर्रम, तोवी, गोवल, बोवा और संगर है। यानी कि इसके दाहिने तट पर खुर्रम है, तोची है, गोमल है, बिगोवा है और संगर है। ये सभी नदियां सुलेमान श्रेणियों से निकली है। ये सभी नदियां जो है सुलेमान श्रेणी जो है पाकिस्तान में है, यहाँ से निकली है। कौन? तो खुर्रम, तोची, गोमल, बिगोवा और संगर सुलेमान श्रेणी से निकली है सभी नदियां, और ये जो है आपकी सिंधु की मुख्य सहायक नदी है। सिंधु नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिठानकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। सिंधु नदी जो है दक्षिण की ओर बहती हुई मिठानकोट के निकट जो है, मिठानकोट के निकट एक स्थान है मिठानकोट, वहां पर जो है पंचनद का जल प्राप्त करती है, यानी 5 नदियों का जल जो है प्राप्त करती है। पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों, पंचनद जो है नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम को दिया गया है। पंचनद जो है पंजाब की 5 मुख्य नदियों सतलज को, ब्यास को, रावी को, चेनाब को और झेलम को दिया गया है। सिंधु की बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती है। सिंधु की बहुत सी सहायक नदियां जो है हिमालय पर्वत से निकलती है, जैसे श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग और द्रास। सिंधु की बहुत सी नदियां जो है सहायक नदियां, सिंधु की बहुत सी सहायक नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती है, जैसे श्योक होगा, गिलगित हो गया, जास्कर हो गया, हुंजा हो गया, नुब्रा हो गया, सिगार हो गया, गास्टिंग हो गया और द्रास हो गया। पंजाब में सिंधु की सहायक नदियों में से झेलम पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित बेरी नाक से निकलती है। पंजाब में जो है सिंधु की सहायक नदियों में से झेलम है, तो झेलम जो है पीर पंजाल पर्वत स्थली, पीर पंजाल जो है पर्वत की पदस्थली में स्थित बेरीनाग से निकलती है। कौन? तो झेलम। जबकि चेनाब, रावी, ब्यास का उद्गम हिमालय से हुआ है, जबकि चेनाब, रावी, ब्यास का उद्गम कहाँ से हुआ था? हिमालय से हुआ है। सतलुज नदी हिमालय के सभी श्रेणियों के पार तिब्बत से निकली है। सतलुज नदी जो है हिमालय के सभी श्रेणियों के पार तिब्बत से निकले। कौन? तो सतलुज। पश्चिम की ओर बहती हुई सिंधु नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। पश्चिम की ओर बहती हुई सिंधु नदी जो है भारत में जो है लद्दाख में
प्रवेश करती है, ये तिब्बत से निकलती है और भारत में कहाँ, लद्दाख में प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गाज का निर्माण करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गाज का निर्माण करती है। सिंधु को सहायक नदियाँ, सिंधु को सहायक नदियाँ क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जास्कर है, नुब्रा है, स्यूक है और हुंजा है। कौन है? जास्कर, नुब्रा, स्यूक और हुंजा सिंधु की सहायक नदी है। झेलम जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, झेलम जो है सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरी नाग झरने से निकली है। यानी कि झेलम जो है जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरी नाग झरने से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और बुलर झील से बहती हुई एक तंग और गहरे महाखंड से गुजरती है। पाकिस्तान में झंग के निकट यह चिनाब नदी से मिलती है। यानी कि पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी जो है श्रीनगर और बुलर झील से बहते हुए एक तंग गहरे महाखंड से गुजरती है। पाकिस्तान में झंग के निकट जो है यह चिनाब नदी से मिलती है। कौन? यही आपकी झेलम नदी। अब चिनाब नदी के बारे में देखते हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब, जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चंद्र और भागा दो सरिताओं से मिलने से बनती है। चिनाब जो है यह चंद्र और भागा दो सरिता है और इन सरिताओं से मिलने से बनती है। कौन? तो चिनाब। और ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती है। ये सरिताएं जो है हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती है। चंद्र और भागा दो सरिताएं हैं, इसके बारे में बात की जा रही है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे चंद्रभागा के भी नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1180 किलोमीटर बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले जो है यह नदी 1180 किलोमीटर बहती है। रावी सिंधु की एक महान अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। रावी जो है सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। यह जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने और सराय सिंधु के निकट चिनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग और धौलाधर के बीच के प्रदेश में प्रवाहित होती है। कौन सी? तो रावी। पाकिस्तान में प्रवेश करने व सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले कौन? तो रावी नदी। यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग और धौलाधर के बीच जो है के प्रदेश से प्रवाहित होती है। कौन? तो रावी। अब ब्यास देखते हैं। सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ब्यास जो है सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। ये रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से निकलती है और समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। कौन? तो ब्यास नदी। और ये सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। किसकी? तो सिंधु की। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है। यह नदी जो है कुल्लू घाटी जो है उससे गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में महाखंड का निर्माण करती है। यानी कि धौलाधर जो श्रेणी है उसमें काती और लारगी में महाखंड का क्या करती है? निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है जहाँ हरिके के पास सतलुज नदी में जा मिलती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है जहाँ हरिके जो है हरिके के पास सतलुज नदी में जा मिलती है। अब देखेंगे सतलुज नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस तल से निकलती है। कौन? तो सतलुज नदी। ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत में जो है 4555 मीटर की ऊंचाई पर जो है मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। कौन? सतलुज नदी। जहाँ इसे लॉन्ग चेन खंबाब के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ जो इसे लॉन्ग चेन खंबाब के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो सतलुज नदी को। भारत में प्रवेश करने से पहले यह लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है। यानी कि भारत में प्रवेश करने से पहले जो है यह लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपड़ में एक महाखंड से गुजरती है। और जो है और रोपड़ में एक महाखंड से गुजरती है और रोपड़ में एक महाखंड से गुजरती है। कौन? तो सतलज।
यह हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकिला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह हिमालय पर्वत में जो है पर्वत श्रेणी में सिपकिला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। यह जो है एक पूर्ववर्ती नदी है। यह सिंधु नदी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह जो है सिंधु नदी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है, क्योंकि यह भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। क्योंकि यह भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। पाकिस्तान में जो है मिठानकोट के पास सिंधु नदी में क्या होता है कि मिल जाती है। कौन? तो सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर सब जो है पाकिस्तान में मिठानकोट के पास जो है सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है। इसके बाद यह नदी जो है दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर से मिल जाती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर से मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु द्रोणी के एक तिहाई से कुछ अधिक भाग जो है भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु जल समझौता संधि। सिंधु जल समझौता संधि 1960। सिंधु जल समझौता संधि जो 1960 के अनुच्छेदों के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। सिंधु जल समझौता संधि 1960 के अनुच्छेदों के अनुसार जो है भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए किया जाता है। इस जल का उपयोग जो है पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए किया जाता है। बी देखते हैं, गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम। गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों ही दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों ही दृष्टिकोण से गंगा जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह जो है उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यहाँ जो है यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यह मध्य और लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखाड़ों से होकर गुजरती है। यह जो है मध्य और लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखाड़ों से होकर गुजरती है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। गंगा की मुख्य धारा जो है भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है और इसके बाद यह गंगा कहलाती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है और इसके बाद यह गंगा कहलाती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम। देवप्रयाग में जो भागीरथी और अलकनंदा का संगम देखते हैं। ये देवप्रयाग है, ये देवप्रयाग है, देवप्रयाग है और ये भागीरथी हो गया और ये अलकनंदा हो गया और इसका संगम हुआ। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर संतोपत हिमनद से है। अलकनंदा नदी का स्रोत जो है बद्रीनाथ के ऊपर संतोपत हिमनद से है या हिमालय से है। अलकनंदा धौली गंगा और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है। अलकनंदा जो है धौली गंगा और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी पिंडार है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी क्या पिंडार है, जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती है, जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती है। जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है। जबकि मंदाकिनी हो गया या काली गंगा इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई गंगा हरिद्वार के पास पहाड़ों से बाहर आती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर
मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ से यह पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती है। यहाँ से यह दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर। यहाँ से जो है गंगा जो है पहले तो दक्षिण की ओर ऐसे, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, उसके बाद पूरी तरह से पूर्व की ओर ऐसे बहती है। मैदानी क्षेत्र में गंगा के दाहिने तट की मुख्य सहायक नदियाँ यमुना तथा सोन है। मैदानी क्षेत्र में गंगा के दाहिने तट की मुख्य सहायक नदियाँ कौन है? तो यमुना और सोन है। जैसे कि ये आपका जो है, ये आपका गंगा होगा, गंगा होगा ये। तो मैदानी क्षेत्र में, तो मैदानी क्षेत्र ये हो गया मैदानी क्षेत्र। तो आपका यहाँ से आकर इसे यमुना मिल जाती है, और इसी में जो है आपका सोन नदी में मिलती है इसे, ठीक है, दाहिने क्षेत्र से। तो दाहिने क्षेत्र से इधर से, और इधर से जो मिलेगी, ऊपर से जो मिलेगी इधर, तो बाएं क्षेत्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ भी इस तट पर मिलती है, जैसे पुनपुन और तथा टोंस है। इनके अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ भी इस तट पर मिलती है, जैसे पुनपुन हो गया तथा टोंस नदी भी है। सभी मिलती है किसमें? तो गंगा में। गंगा के बाएं किनारे से बहुत सी नदियाँ इसमें आकर मिलती है, जैसे रामगंगा हो गया, गोमती हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया आदि। ये जैसे ये गंगा हो गई, ये गंगा, तो इधर से बाएं से, ऐसे बाएं से जो नदी मिलती है इसी के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरह से रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है और महानंदा है। महानंदा सबसे बिहार और बंगाल की खाड़ी के, मतलब बंगाल के बॉर्डर के आसपास में ये महानंदा है। तो ये उसके बाद कोसी है, उसके बाद से आपका गंडक नदी है, उसके बाद घाघरा है, उसके बाद गोमती है और रामगंगा है। गोमती कहाँ है? तो गोमती नगर जो है यूपी में स्थान है, गोमती नगर जो है गोमती नदी के नाम पर ही है। तो ये सब ये गंगा में मिलती है बाएं से, ये सब बाएं से मिल रही है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। यानी कि बिहार में 445, यूपी में 1450 और 520 जो है पश्चिम बंगाल में इसका जो है बहती है। तो उसकी ये लंबाई है, कितनी बहती है, उसकी लंबाई है। गंगा बेसिन का क्षेत्रफल केवल भारत में लगभग इतना है, कितना? 8,61,404 वर्ग किलोमीटर, सिर्फ भारत में ही 8,61,404 वर्ग किलोमीटर है सिर्फ भारत में। यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। यह भारत का सबसे बड़ा क्या है? अपवाह तंत्र है, जिसमें उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी और अनित्यवाही नदियाँ तथा और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियाँ शामिल है। जिसमें जो है उत्तर से निकलने वाली बारहमासी नदियाँ, उत्तर से निकलने वाली बारहमासी नदियाँ और अनित्यवाही नदियाँ है, बारहमासी और अनित्यवाही यानी नित्य बहती है। दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही यानी कि अनित्यवाही भी नदियाँ हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। पश्चिम बंगाल में बंगाल के फरक्का तक क्या बहती है? ये बहती है। कौन सी नदी? तो गंगा। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, यानी कि यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। कौन? तो फरक्का, जहाँ पर ये बहती है। यहाँ जो है नदी दो भागों में बढ़ जाती है। यहाँ नदी जो है दो भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी हुगली। भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है, भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मुख्य धारा जो है दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है, एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। अंतिम चरण जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। यानी दोनों नदी का जी और बी, यानी जी से गंगा, बी से ब्रह्मपुत्र, जी भी मिलेगा तो एम हो जाएगा। जीबी मिलेगा, जीबी 1 GB 2 GB जैसे डाटा होता है ना, तो जीबी मिलेगा तो मैच देखेंगे। तो एम से मेघना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र को संयुक्त जल वाली इस यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र को संयुक्त जल वाली यह बृहद नदी जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है, यानी कि सुंदरबन डेल्टा का नाम जो है
वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यानी कि सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा नदी, गंगा नदी महत्वपूर्ण तत्व। फरक्का के बाद गंगा की मुख्य धारा पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फरक्का के बाद जो है गंगा की मुख्य धारा पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। जहाँ जो इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। यहाँ से गंगा कई अलग अलग धाराओं में बंटकर डेल्टाई मैदान में दक्षिण की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। यहाँ से गंगा जो है कई अलग अलग धाराओं में बंटकर डेल्टाई मैदान में दक्षिण की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। इस हिस्से में यह नदी भागीरथी हुगली के नाम से जानी जाती है। इस हिस्से में यह नदी जो है भागीरथी हुगली के नाम से जानी जाती है। इस भाग में छोटी छोटी नदियाँ जैसे द्वारका, अजय, रूपनारायण, हल्दी जो पठारी क्षेत्र से निकलती है इससे आकर मिलती है। पावना से पूर्व गोलुंडो के पास ब्रह्मपुत्र जो जमुना के नाम से जानी जाती है पद्मा से मिलती है, जो पद्मा से मिलती है। संयुक्त धारा पद्मा के नाम से बहती हुई आगे बढ़ती है। संयुक्त धारा जो है पद्मा के नाम से बहती हुई आगे बढ़ती है। चांदपुर से पूर्व मेघना इससे आकर मिल जाती है। चांदपुर से पूर्व मेघना इससे आकर मिल जाती है। इसके बाद यह मेघना के रूप में बहती हुई अनेक जल वितरिकाओं के रूप में बढ़ती हुई समुद्र में से मिल जाती है। नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया। इसमें राष्ट्रीय गंगा नदी गंगा या राष्ट्रीय गंगा नदी से संबंधित 2 उद्देश्य हैं: प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उनके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा करना। प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा करना। नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य स्तंभ है। नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य स्तंभ है, आगे देखते हैं हम लोग, सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था। सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था, नदी किनारे का विकास, नदी सतह की सफाई, जैव विविधता का संरक्षण, वनीकरण को बढ़ावा, जन जागरूकता, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी और गंगा ग्राम, ये सब फेल हो गया। ये कार्यक्रम जो है फेल हो गया है, पूरी तरह से फेल हो गया है। सिर्फ पैसा, बस बस पैसा खाओ, कोई काम मत करो, सब फेल हो गया ये सब। नमामि गंगे योजना फेल हो गया। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना जो है गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन था? गंगा। यमुना, यमुना जो है गंगा की। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है जो हिमालय में बंदरपूंछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। प्रयाग इलाहाबाद में इसका गंगा से संगम होता है। प्रयाग इलाहाबाद में इसका गंगा से संगम होता है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा व केन यमुना से दाहिने तट पर मिलते हैं। यमुना से कहाँ मिलते हैं? दाहिने तट पर मिलती है। जैसे ये आपका यमुना नदी हो गया, इसके दाहिने तट पर ये सारी नदियाँ जो है, ये सारी नदियाँ मिलती है। जबकि हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा आदि नदी इसे बाएं तट पर मिलती है। जबकि कौन हो गया? हिंडन हो गया, रिंद हो गया, सेंगर हो गया, वरुणा हो गया आदि नदी इसे बाएं तट पर मिलती है। बाएं तट मतलब इधर से इधर जाएगा तो आप जाइएगा इधर तो आपका राइट ये हो जाएगा और आपका बायां जो है इधर से हो जाएगा। ये सब नदियाँ जो है इधर से मिलती है। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों तथा आगरा नहर में आता है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली यमुना की मुख्य सहायक नदियाँ जो अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है, चंबल हो गया, बेतवा हो गया और सोन हो गया। इन सहायक नदियों की लंबाई कम है। इन सहायक नदियों की लंबाई क्या है? कम है और इनमें जल की मात्रा भी कम होती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है।
कोटा से यह नदी बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी अपनी उत्खात भूमि वाली स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे खड़ यानी रेवाइन कहा जाता है। जैसे कि रेवाइन मतलब ऐसे उत्खाट है, ये जैसे ऐसे ऐसे पूरा है, ऐसे ऐसे पूरा है ना, ये ऐसे ऐसे पूरा, ऐसे ऐसे पूरा ऊंच खाल पूरा ऐसे है। तो इसी में जो चंबल में आप देखिएगा गूगल पर ऐसे छुपते थे इधर ही। गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है, बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा के मैदान में प्रवेश करती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा के मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी से जा मिलती है। घाघरा नदी जो है मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। घाघरा नदी जो है मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है तथा तिला, सेती और बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत सीसा पानी में एक गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए प्रवाह से बाहर निकलती है। शारदा नदी काली या काली गंगा इसे मैदान में मिलती है और अंततः छपरा में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। छपरा जो बिहार में का एक जिला है, तो यहाँ गंगा नदी में विलीन हो जाती है। नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदियाँ देखते हैं घाघरा, गंडक और कोसी। इन नदियों के कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियाँ हैं जो मृदा को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि युग बना देती है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सोन कोसी और पूर्व में तमूर कोसी मिलती है। वरुण नदी से मिलकर यह सप्तकोसी बनाती है। कौन तो कोसी के बारे में बात की जा रही है। रामगंगा नदी गैरसेन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। कौन तो रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो गैरसेन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। कौन तो रामगंगा। अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। छोटानागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से बहती हुई हुगली नदी में गिरती है, और भ्रंश घाटी से बहती हुई हुगली नदी में गिरती है। कौन तो आपकी दामोदर नदी। बराकर इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। बराकर जो इसकी एक मुख्य सहायक नदी है किसकी, तो दामोदर की। कभी बंगाल का शोक सौरभ बंगाल कही जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने बस में कर लिया। शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में है, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ इसे काली या चाइक कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है महानंदा है, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। गंगा के दाहिने तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पश्चिमी आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। अंबाला नगर जो है सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला नगर जो है सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है, यानी कि ये सिंधु नदी है और ये गंगा नदी है, इसी के बीच जो है जल विभाजक पर ये अंबाला नगर है। अंबाला से सुंदर वन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800
किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्द में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। सी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है तथा इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चिमायुंगडुंग हिमनद में है। चिमायुंगडुंग हिमनद में है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। अनुदैर्ध्य रूप में बहती हुई दक्षिणी तिब्बत के शुष्क और समतल मैदान में यह लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शोधक। नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी की यू यानी यू ऐसे यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गाज के माध्यम से प्रवेश करती है, यानी यू बनाकर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से इधर प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में असंख्य सहायक नदियाँ आकर मिलती है। ब्रह्मपुत्र के बाएं तट की प्रमुख नदी बूढ़ी दिहिंग और धनसिरी दक्षिण है, जबकि दाएं तट से मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेंग और मानस और संकोश है। यानी कि कह रहा है कि ये जो आपका ये आपका क्या हो गया, ब्लू से बनाना पड़ेगा, कलर चेंज करते हैं, आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। तो बाएं तट से इसके जो बायां, इधर से आप ऐसे जाइएगा, इधर जाइएगा तो बायां ये हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट है यानी कि बाएं तट से बूढ़ी दिहिंग और धनसिरी दक्षिण है। इधर से नदियाँ ऐसे आकर मिलती है, बूढ़ी दिहिंग और धनसिरी। जबकि दाएं तट से आपका कौन सा मिलती है, सुबनसिरी मिलती है। सुबनसिरी हो गया, कामेंग हो गया, मानस हो गया और ऐसे ही संकोश हो गया। तो दाएं तट से इस तरह से मिलती है, इधर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबनसिरी जिसका उद्गम तिब्बत में है, एक पूर्ववर्ती नदी है। भारत से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में यह जमुना कहलाती है और तीस्ता नदी इससे दाहिने किनारे पर मिलती है, और तीस्ता नदी जो है इससे दाहिने किनारे पर मिलती है। जैसे ये आपका हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, ये ब्रह्मपुत्र नदी, और जो है तीस्ता नदी इसके दाएं, ये तीस्ता नदी हो गया, ये दाएं आकर मिलती है दाहिने से। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, और अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो सांगपो, और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियाँ विशाल है और इनके जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण इनमें अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह नदी उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है, जिससे यह नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक है। इसके कारण नदी की सतह ऊपर की ओर बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है। नदी द्वीपों का निर्माण करती है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में ब्रह्मपुत्र नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है।
ब्रह्मपुत्र संसार की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती हुई लगभग 2900 किलोमीटर की दूरी तय करती है। केवल असम में इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। यह लगभग 5,80,000 किलोमीटर क्षेत्र को जल निकास प्रदान करती है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, जिसका अर्थ है शुद्ध करने वाला। यह कैलाश श्रेणी के महान हिमनद से निकलती है, जो जल विभाजक के पूर्व में स्थित है। इस नदी का बेसिन मानसरोवर झील के बेसिन से मरियम ला दर्रे तक पृथक होता है। इस नदी का बेसिन जो है मानसरोवर झील के बेसिन से मरियम ला दर्रे द्वारा पृथक होता है। तिब्बत से बहती हुई इसमें कई सहायक नदियां आकर मिलती है। यह संसार के सबसे आश्चर्यजनक नाव्य जल मार्गों में से एक है, जहां समुद्र तल से लगभग 4,000 मीटर की ऊंचाई पर भी नावें चलती है। जल विसर्जन के कुल आयतन की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र संसार की 4 सबसे बड़ी नदियों में से एक है। अनुमान है कि इसके जल विसर्जन की दर 19,380 घन मीटर प्रति सेकंड है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। प्रायद्वीप अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। यह तत्व प्रायद्वीपीय नदियों की प्रौढ़ावस्था और इन नदी घाटियों के चौड़ा और उथला होने से प्रमाणित होता है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। नर्मदा और तापी जो है पश्चिम की ओर बहती है, बाकी सब जो है पश्चिम से पूर्व यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। ये पश्चिम से जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। यानी कि बाकी नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। नर्मदा और तापी जो है, नर्मदा और ये तापी हो गया, ये दोनों नदी जो है आपको पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोनदिया गंगा नदी तंत्र का अंग है। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि ये सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, विसर्प नहीं बनाती और ये बारहमासी नहीं है। यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और तापी इसका अपवाद है। नर्मदा और तापी जो है इसका अपवाद है। पहला, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विकास, द इवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अति प्राचीन काल के तीन प्रमुख भूगर्भिक घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को स्वरूप प्रदान किया है। पहला, आरंभिक टर्शियरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व वेस्टर्न फ्लैंक का अवतलन या धसाव, जिससे यह समुद्र तल से नीचे चला गया। इससे मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की समान सममित योजना सिमेट्रिकल प्लान में गड़बड़ी हो गई। हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। नर्मदा और तापी इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही है और अपरदित पदार्थ से मूल दरारों को भर रही है। इसलिए इन नदियों में जलोढ़ और डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया। प्रायद्वीपीय खंड जो है उत्तर और पश्चिम, पहला तो ये प्रायद्वीपीय खंड हो गया, ये तो ये जो है आपका ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो ये जो उत्तर पश्चिम से क्या हुआ कि ऐसे ढालान हो गया, ढलान यानी कि दक्षिण की तरफ और पूर्व की ओर झुक गया। परिणाम स्वरूप इसका अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख, परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इसका अपवाह जो है बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी की ओर हो गया, क्योंकि ढाल हो गया इधर, ऐसे ऐसे ढाल हो गया, ऐसे ऐसे नहीं होता, ऐसे ढाल इधर की तरफ जाने लगा। दूसरा, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियाँ, रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। प्रायद्वीपीय नदियाँ उथली घाटियों में से होकर बहती है और इनमें से अधिकांश संतुलित हो चुकी है। प्रायद्वीपीय नदियों की अनुदैर्ध्य समतल परिच्छेदिका से यह
संकेत मिलता है कि अब इनके द्वारा अपरदन की क्रिया करने की गुंजाइश बहुत कम है। इनमें से बहुत सी नदियाँ मौसमी है क्योंकि इनका प्रवाह केवल वर्षा पर निर्भर रहता है। यहाँ तक वे बड़ी बारहमासी नदियाँ भी जो भारी वर्षा के बाद अपने किनारों को जल प्लावित कर देती है, लंबी शुष्क ऋतु में लगभग सूख जाती है। इसके कारण सिंचाई के स्रोत के रूप में इनका महत्व बहुत कम हो जाता है। पठारी धरातल का दृढ़ धौला शैलाधार तथा जलोढ़ निक्षेप की सामान्य कमी प्रायद्वीपीय नदियों में विसर्पण नहीं होने देती है। यही कारण कि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का मार्ग सीधा तथा समान रैखिक है। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। जल विभाजक का जो है पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी नदियां भी है। नर्मदा और तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वारनदबुद एस्चुअरी का निर्माण करती है। यानी कि नर्मदा और तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वारनदमुख एस्चुअरी का निर्माण करती है। यानी कि ये इधर से इधर बहती है, ये जाकर ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य छोटी नदियाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य छोटी नदियाँ है आपका माही, भारतपुजा, पेरियार और साबरमती। ये पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ है, यानी कि इधर इधर बहती है इधर। इसमें नर्मदा है, तापी है, माही है, भरतपुजा है, पेरियार है और साबरमती है, तो इसको याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। ए नर्मदा द्रोणी, नर्मदा बेसिन। नर्मदा का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है, यानी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है, यानी यह पश्चिम में भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में नर्मदा नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर का निकट संगमरमर का सैलों में यह नदी गहरे गार से बहती है तथा यह जल जहाँ यह तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। वहाँ जो है धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। कौन? तो नर्मदा नदी। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी है, इनमें से अधिकतर समकोण पर नर्मदा की मुख्य धारा से मिलती है। समकोण यानी कि समकोण त्रिभुज, पता है ना, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये समझिए समकोण नदी है, ऐसे आकर मिल रही है, तो वही बात कर रहा है समकोण पर। नर्मदा द्रोणी, नर्मदा बेसिन मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। बी तापी द्रोणी, तापी बेसिन। तापी को उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से होता है, सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में, यानी कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से इसका तो तापी का उद्गम होता है। तापी भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। तापी भी नर्मदा के समानांतर जो है एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत है। किसकी? तो तापी की। गोदावरी द्रोणी, सी जो है गोदावरी द्रोणी, गोदावरी बेसिन। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई के संदर्भ में न्यू एनसीईआरटी कक्षा 9 में बताया गया है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है, जबकि ओल्ड एनसीईआरटी कक्षा 12 तथा न्यू एनसीईआरटी कक्षा 11 में गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर बताई गई है। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय नदी में गोदावरी का अपवाह तंत्र क्या है? सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी द्रोणी जो महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। बड़े आकार और विस्तार के कारण गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बड़े आकार और विस्तार के कारण गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णा, गोदावरी की सहायक नदियां देखते हैं। गोदावरी की सहायक नदियां
पूर्णा हो गई, वर्धा हो गई, प्राणहिता हो गई, पेनगंगा हो गई और वेनगंगा हो गई। और नीचे जो है इसके नीचे नीचे हो गई मंजरा हो गई। तो मंजरा, प्राणहिता, वर्धा, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। डी, महानदी द्रोणी। महानदी द्रोणी यानी महानदी बेसिन। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है, यानी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है कौन, तो महानदी। और उड़ीसा से बहती हुई, यानी उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। महानदी लगभग 851 किलोमीटर लंबी है और इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। इस नदी का उपवा द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश, 53% भाग जो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, और 47% भाग उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। ई नंबर देखेंगे कृष्णा द्रोणी यानी कृष्णा बेसिन। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, मूसी, भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां है किसकी, तो कृष्णा की। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। अब ऐप देखते हैं कावेरी द्रोणी। कावेरी द्रोणी, कावेरी द्रोणी देखते हैं यानी कावेरी बेसिन। कावेरी जो है पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी यानी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में पुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। कावेरी की प्रमुख सहायक नदी है अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग पूरे वर्ष बहती है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी से और निचले क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून यानी सर्दी से वर्षा होती है। इस नदी के द्रोणी का लगभग 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में, 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। शिव समुद्रम देखते हैं। शिव समुद्रम जो है भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो है कावेरी जलप्रपात, कावेरी नदी जो बनाती है, इसे शिव समुद्रम नाम से जाना जाता है। जलप्रपात जो है मैसूर, बेंगलुरु तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान करती है, यानी कि मैसूर को, बेंगलुरु को और कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान करती है। तो कौन थी, कावेरी नदी की शिव समुद्रम जलप्रपात। पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियों के बारे में देखते हैं। स्मॉल रिवर्स फॉलोइंग टुवर्ड्स इन वेस्ट। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग छोटा है। सितरुनिजी, सितरुनिजी एक ऐसी ही नदी है, सितरुनिजी एक ऐसी ही नदी है जो अमरेली जिले में डलकहवा से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट जिले के अनियाली गांव के निकट से निकलती है। ढाढर नदी पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। साबरमती और माही जो गुजरात के दो प्रसिद्ध नदियां हैं, साबरमती और माही जो गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां हैं। नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ियों में 670 मीटर की ऊंचाई पर वैतरणा नदी निकलती है। कालिंदी नदी बेलगांव जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। कौन, कालिंदी नदी। बेदती नदी हुबली यानी धारवाड़ से निकलती है। 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। शरावती जो है कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है। गोवा में दो महत्वपूर्ण नदी है, एक का नाम मांडवी है और दूसरी है जुआरी। केरल की तटरेखा छोटी है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुजा अन्नामालाई पहाड़ियों से जो है, भरतपुजा जो है अन्नामालाई पहाड़ियों से निकलती है। इसे पोन्नानी के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 5397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। पेरियार जो है केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन, पेरियार। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 5243 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी पांबा है, जो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करते हुए वेम्बनाड झील में जा गिरती है। अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान की सबसे
बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और साबरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यहाँ से यह नदी अरावली पहाड़ियों से बाहर निकलती है और लूनी कहलाती है। तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में जा मिलती है। यह संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है। पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदी है, स्मॉल रिवर्स फॉलोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट। प्रायद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। कुछ छोटी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। छोटी होने के बावजूद पूर्व की ओर बहने वाली इन नदियों का अपना महत्व है। स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, वामसधारा, पेन्नार, पलार और वैगई पूर्व की ओर बहने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं। स्मरणीय तथ्य देखते हैं। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। चलिए इसी के साथ जो है सेशन को समाप्त करते हैं। कल जो है इसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो करीब करीब 4 घंटे पूरा लगेगा। तो अगला जो है कल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। अपने माता पिता, परिवार, समाज का ख्याल रखिए और उनसे प्यार कीजिए। लाइफ में सफल बनिए और सफलता को, ऊंचाइयों को प्राप्त कीजिए। अपने देश से प्यार कीजिए, अपने समाज से प्यार कीजिए, अपने माता पिता, परिवार, सबसे प्यार कीजिए, प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में कल। ये बहुत बड़ी टॉपिक है, तो बहुत ज़्यादा करीब करीब 4 घंटा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।